हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर जो डिस्कस हुआ है। पेपर कोड है 65/5/2 सेट 2 है। तो चलिए हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेट्रिसेस से हमारा सवाल आया है। क्या कहा है? इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा एंड a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। हमें दिया है कि a प्लस ए डैश किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर है। ए डैश का मतलब a का ट्रांसपोज। तो हम वैल्यू जब रखेंगे तो ये साइन थीटा है, कोस थीटा है, माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस इसका ट्रांसपोज, रोज कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रोज बन जाएंगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये आया है। ये किसके बराबर दिया है? हमें आइडेंटिटी के बराबर दिया है, यानी 1001। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा यानी 0, माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा 0, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा किसके बराबर है? 1001। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 साइन थीटा, दो मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो 2 साइन थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया, यानी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? 1/2 के बराबर हो गया। तो जो थीटा है वो 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है? 30 डिग्री, यानी π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फॉर एनी मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर सेम एज ए, बी ए बी ट्रांसपोज क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो ये भी आपकी बुक का ही सवाल है कि इसकी जो सिमेट्रिसिटी है या स्क्यू सिमेट्रिसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? ए पर डिपेंड करती है। ऐसा करके आपकी बुक में सवाल दिया है। ए अगर सिमेट्रिक होता है तो बी ए बी ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक हो जाता है, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो बी ए बी ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। यहाँ पर ए सिमेट्रिक दिया है तो डायरेक्टली आप, अगर आपको याद है तो हम सी ऑप्शन आ जाएगा, बाकी हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि बी ए बी ट्रांसपोज क्या है। तो सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखेंगे। तो इसका आप फिर से ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज क्या होता है? उल्टा खुलता है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या गिवन है कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है? ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ही है। तो ए ट्रांसपोज की जगह हम ए रखेंगे तो आ जाएगा बी ए बी ट्रांसपोज। तो हमने क्या देखा? बी ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ रहा है? बी ए बी ट्रांसपोज ही आ रहा है, वापस वही मैट्रिक्स आ रही है। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारा मैट्रिसेस से ही है। क्या बोला है? हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं ए एंड बी, हमें मैट्रिक्स सी निकालनी है। हमें रिलेशन क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ पर ये जीरो एक जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है। किस साइज की मैट्रिक्स है हमारी जीरो मैट्रिक्स? 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो सिंपली आप वैल्यूज रखेंगे दोबारा से। तो हमें क्या दिया है कि 0 -3 4 1 0 2 प्लस मैट्रिक्स बी यानी -3 0 1 2 4 0 प्लस मैट्रिक्स सी किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ पर भी मैं 2x3 की मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, 0 0 0 0 0 इसके बराबर है। तो जब हम इनका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अब सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स को इधर लेके जाएंगे और माइनस में इधर जाएगी। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स पता है, हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो सी मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी? 0 0 0 0 0 0
प्लस माइनस ऑफ दिस, यानी कि 3 3 माइनस 5 3 माइनस का 4 माइनस का 2। तो हमारे पास मैट्रिक्स सी क्या आ जाएगी, 3 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे किया, ये हमारे पास थी एक मैट्रिक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, तो मैंने इसका जो नेगेटिव है, इस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो दोनों तरफ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इस तरफ जब मैं इसका नेगेटिव ऐड कर दूंगी तो हमें क्या पता है कि ए प्लस माइनस ऑफ ए क्या हो जाता है, 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। और 0 मैट्रिक्स में जब मैं सी मैट्रिक्स जोड़ूंगी तो सी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सी मैट्रिक्स बन गई और हमारी राइट हैंड साइड में भी हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड चैप्टर, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड हमसे सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज नॉट करेक्टली डिफाइंड, इनमें से कौन सी ब्रांच करेक्टली डिफाइन नहीं की गई है। तो अगर हम 10 फंक्शन की बात करें तो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि 10 फंक्शन कहाँ पर, जहां पर 1 1 बाइजेक्टिव होगा वहीं पर उसका इनवर्स डिफाइन होगा। तो 10 फंक्शन कहाँ पर 1 1 ऑन टू हो जाता है माइनस π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल पर जो 10 है वो 1 1 ऑन टू हो जाता है। और ऑन टू किस पे होता है, हमारे कंप्लीट आर, हमारी रेंज कंप्लीट आर बनती है 10 के केस में। तो 10 फंक्शन हमारा हो गया माइनस π/2 से π/2 इंटरवल से आर तक। तो 10 इनवर्स इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया। तो वो कहाँ से आ गया, आर से माइनस π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा, हमें बताना है कि नॉट करेक्टली डिफाइंड। ठीक है, सीकेंड इनवर्स की बात करें तो सीकेंड इनवर्स हमने देखा था कि क्या होता है, वन, सबसे पहले सीकेंड की बात करते हैं। सीकेंड क्या होता है, 1 कोस होता है, राइट। तो कोस जहां जहां पर 0 होगा वहां वहां पर सीकेंड डिफाइन नहीं होता। कोस 0 कहां पर होगा, अगर हम बात करें तो 2n+1 π/2 इन सारी पोजीशंस पर ये 0 होगा, π/2 3π/2 4π/2 सॉरी 5π/2 इन सारी जो पॉइंट्स होंगे वहां पर हमारा जो कोस है वो 0 होगा, इसलिए सीकेंड वहां पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा हमें केस क्या देखना है कि जो सीकेंड है वो 1 1 हो। ठीक है, तो सीकेंड का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो कैसे होगा, 0 पर ये डिफाइन होता नहीं है, जहां पर कोस 0 होता है वहां डिफाइन नहीं होता है, और कोस जहां पर 1 होगा वहां पर सीकेंड भी 1 होगा। तो ये यहाँ ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ऐसे हमारा सीकेंड बनता है। तो कौन से इंटरवल में ये 1 1 होता है, हम क्या ले सकते हैं, 0 to π ले लिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, और उसमें से हमें कौन सा माइनस करना पड़ेगा, π/2 माइनस करना पड़ेगा। 0 to π कौन सा लिया है, ये 0 है हमारा और यहाँ पर π है। ठीक है, इसमें से ये एक बन गया और एक ये बन गया, कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है ये -1 से 1 के बीच में। ठीक है, सीकेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सीकेंड की अगर हम बात करें तो इसकी ये फंक्शन कहाँ से हो जाएगा, 0 to π जो कोस की रेंज है। ठीक है, पर हमें उसमें से π/2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है नॉट डिफाइंड है, क्योंकि कोस वहां पर 0 हो जा रहा है। सीकेंड हमने क्या डिफाइन किया, 1/cos। ठीक है, और यहाँ से कहाँ जा रही है, ये सारी वैल्यूज ले रही है, ये ऊपर वाली सारी वैल्यू ले रहा है, ये नीचे वाली सारी वैल्यू ले रहा है, सारी वैल्यू ले रहे हैं, बट कौन सी वैल्यू नहीं ले रही है, -1 to 1 ओपन इंटरवल नहीं ले रही है। तो r -1 to 1 ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ये सीकेंड के लिए हो गया। ठीक है, तो सीकेंड इनवर्स क्या हो गया, इसका उल्टा करना है, जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगी, सही लिखा है, और जो इसकी डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगी, सही लिखा है, तो ये भी करेक्ट लिखा है। कोट इनवर्स की बात करें तो 1/10 इनवर्स होता है, सॉरी 1 कोट इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें कहाँ गड़बड़ की है, इसमें इन्होंने गड़बड़ की है, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, अगर हम सिर्फ कोसिकेंट की बात करें तो होता है 1/sin x। ठीक है, और साइन जो है वो 0 वैल्यू लेता है, हाँ लेता है, कहाँ लेता है, 0 पर लेता है। तो जब हम हमारा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो उस केस पे तो हम कोसिकेंट डिफाइन नहीं कर सकते, कोसिकेंट डिफाइंड ही नहीं है, तो वो पॉइंट तो हमारा
कोसिकेंट के डोमेन में नहीं आ सकता, यानी कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है जो कि हमारा गलत है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकली भी आप देख सकते हो और आपकी बुक में टेबल भी बनी हुई है, तो वहां से भी आप तो इसको देख सकते थे अगर आपने याद किया हो तो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा आ गया है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से। इसमें क्या बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 बाई एक्स प्लस 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू -1। जब x -1 के बराबर नहीं है तो वहां सारी पोजीशंस पर हमारा फंक्शन इस तरह डिफाइंड है, और x इज इक्वल टू -1 पर हमारा फंक्शन के दिया है। ऐसा हमें डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आप इसका डिनोमिनेटर अगर ऑब्जर्व करें तो वो क्या लिखा है x प्लस 1, तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू यहाँ पर -1 नहीं हो सकती। अगर हम डायरेक्टली इसको देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से x इज इक्वल टू -1 एक्सक्लूड किया और -1 के लिए हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया k। ठीक है, हमें क्या बोला है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू -1 पर, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है का क्या मतलब है, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट बराबर आ रही है। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो जो ये फंक्शन दिया है पहले इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जो ये दिया है इसको लेके चलते हैं। हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 अपॉन एक्स प्लस 1। जो ऊपर वाला है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5x आ जाएगा प्लस x आ जाएगा -5। ठीक है, -5x प्लस x क्या हो जाएगा, -4x अपॉन x प्लस 1। ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, x -5 आ जाएगा प्लस 1 x -5 बाय x प्लस 1। यहाँ से x -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया x -5। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, x -5 ही है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, x इज इक्वल टू -1 पर हमें कॉन्टिन्यूस दिया है, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं किसको, -1 को। अब फंक्शन रखेंगे यहाँ पर, फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, -1 की नेगेटिव में या पॉजिटिव में, दोनों ही तरफ फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, x -5 वैल्यू ले रहा है। तो ये फंक्शन ये वाला यूज होगा, ये वाली ब्रांच यूज होगी इसकी। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन कौन सा यूज होगा, x -5। अब -1 की जगह हम क्या रखेंगे, -1 माइनस h। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1 माइनस h। तब हम लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा -1 माइनस h -5। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -5 यानी कि -6 हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, अब -1 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कौन सा यूज होगा, फंक्शन अगेन यही यूज होगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू -1 के लिए सभी के लिए यही फंक्शन काम कर रहा है। सो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस फंक्शन हमारा x -5 यूज होगा। अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 प्लस h रखेंगे। यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 प्लस h रखेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से h टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, -6, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, -6। तो फंक्शन की वैल्यू एट -1 क्या है, k। फंक्शन की वैल्यू एट -1 है हमारी k। हमें दिया है कॉन्टिन्यूस है, तो मतलब ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -6। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, इनवर्टिबल है। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मतलब उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब ये भी ट्रू है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी बात कर सकते हैं, इनवर्स का एडजॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए है, उसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला किस किस को याद है? इसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है कि ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है या नहीं होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 क्या कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर, तो यही हमारी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। हमें पूछा था नॉट ट्रू, तो ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा एप्लीकेशन से। हमें पूछा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -3, 2। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की इस इंटरवल में। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह का सवाल आता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम एफ डैश एक्स निकाल लें, जो कि क्या आएगा, x-2 की स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और x-2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो 2x-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया हमारा 2। मतलब 2 एक पॉसिबल पॉइंट है जहां पर हमारी जो वैल्यू है वो मतलब फंक्शन जो है वो क्या हो सकता है, एक बार इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो सकता है, मतलब अपना साइन चेंज कर सकता है बेसिकली, और डैश। तो यहाँ पर हमारा हो गया x इज इक्वल्स टू 2। इसमें हमारे पास क्या है, -3 से 2, बस इतना ही इंटरवल है हमारे पास। तो 2 तो बाउंड्री पॉइंट ही हो गया बेसिकली, वहां चेक करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम f ऑफ -3 निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ -3 क्या आएगा, x की जगह पर -3 रखेंगे तो -3 - 2 हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 5 हो जाएगा 30। ठीक है, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, हमें पूछा था एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू पूछा है, एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारी, 5 आई है। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा 2 आया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा 30, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा -3 आया है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी 30 आई है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस इज 5 स्क्वायर यूनिट देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो हमें एक ट्राइंगल दी है, डिटर्मिनेंट से ही अगेन ये सवाल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया है 5 स्क्वायर यूनिट, तो हमने उसमें ही हमारे पास क्या पॉइंट्स थे कि अगर एरिया दिया होता है तो हम जब इक्वेशन में रखते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज रखते हैं, बट एरिया हम हमेशा पॉजिटिव में कोट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पॉइंट्स में थी, मेन पॉइंट्स में। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हैं वर्टिसेस के तो हम उससे एरिया कैसे निकालते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे अपनी 3 1 -2 1 0 के अपने सारे पॉइंट्स रखेंगे, और जो थर्ड कॉलम है वो हमारा 1 1 1 का बन जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और उसका 1/2 अगर हम कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा जो इन वर्टिसेस से बनी है। हमें ये किसके बराबर दी है, हमें ये दी है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 1 -2 1 1 0 के 1
कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10। तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस लगा देती हूँ मोड हटाने के लिए, ठीक है। अच्छा ये कैलकुलेट करते हैं आप, मैं इसके थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ, मतलब कॉलम 3 के, तो 1 एज इट इज, -2 के, ये हो जाएगा 0, ठीक है। देन -1, यहाँ पर हमारा है 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस +2, ठीक है। देन +1, ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसको साफ सुथरा लिखते हैं। इसके थ्रू मैं एक्सपेंड कर रही हूँ कॉलम के थ्रू, तो 1 इंटू -2 के, -1 इंटू 3 के, +1 इंटू 3 + 2 किसके बराबर आया था, ±10 के बराबर आया था, ठीक है। तो आ गया -2 के, -3 के, +5 इज इक्वल्स टू ±10। तो ये आ गया -5 के +5 इज इक्वल्स टू ±10। तो एक बार हम +10 के इक्वल रखते हैं, एक बार -10 के, तो -5 के +5 इज इक्वल्स टू 10। जब हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 के इज इक्वल्स टू 5 के, आ जाएगा हमारे पास -1। जब हम -5 के +5 को इक्वल्स टू -10 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 के, ये इधर जाके -5 यानी -15 हो जाएगा, तो के हमारे पास 3 आ जाएगा। तो -1 एंड 3 हमारे के की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें थोड़ा सा सोचने वाला था, मतलब डायरेक्ट अगर किसी को हिट ना करे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, हमें निकालना है डेरिवेटिव, निकालना है किसका, कोस इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय रूट एक्स बाय √2 का, ठीक है। और x हमें दिया है कि वो -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें दिया है कोस इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय √2। तो हम क्या करेंगे, √2 को दोनों के नीचे अलग अलग ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस इनवर्स साइन एक्स बाय √2 प्लस कोस एक्स बाय √2, ठीक है। 1/√2, अगर आपको ध्यान है तो कोस π/4 क्या होता है, 1/√2, साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, दोनों ही क्या वैल्यू होते हैं, 1/√2। अब बाहर हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स है, तो अंदर भी अगर मेरे पास कोस के साथ कुछ कोई आर्ग्यूमेंट आ जाए, कोस के साथ कोस का कोई आर्ग्यूमेंट आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोस की कोई आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, साइन π/4 लिख सकती हूँ 1/√2 की जगह, साइन एक्स प्लस कोस π/4 कोस एक्स, ठीक है। यही जो स्टेप था ये सोचने वाला था, अगर ये किसी ने सोच लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, कोस ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, π/4 -x करोगे या फिर x -π/4 करोगे, ये कहाँ से पता चलेगा, ये जो दिया हुआ है इससे पता चलेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो कोस इनवर्स होता है वो उसकी डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। तो कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, जो कोस की रेंज होती है, यानी कि -1 से 1, और डोमेन क्या आएगी, 0 से पाई होती है, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच के ही एंगल आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो बेसिकली मुझे दिया है कि x जो है वो माइनस इक्वल भी नहीं है,
-π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा π/4 -x -π/4। ठीक है, देन मैं π/4 ऐड कर देती हूँ तो π/4 -x 0 और ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि π/4 -x जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, और ये हमारी जो पॉसिबल रेंज है उसका भी पार्ट है। ठीक है, तो कोस इनवर्स, कोस जब ये लिखूंगी तो ये कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे को कैंसिल करके π/4 -x हमारा बाहर आ सकता है, क्योंकि ये हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये देखो कि ये कहाँ लाई करेगा, x हमारा लाई कर रहा है -π/4 से π/4 में, -π/4 कीजिए दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा -π/2 x से 0। तो यहाँ पर जो सॉरी मैंने क्या किया है -π/4, वो तो लिखा ही नहीं बीच में, -π/4 0। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, 0 से मतलब -π/2 से 0 के बीच में, तो ये यहाँ हो गया, हमारी रेंज है 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर x -π/4 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है पीछे, तो ये पॉसिबल रेंज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने एंगल में। तो ये वाला जो लिखना है, ऐसा लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे के हमारे क्या हो जाएंगे, इनवर्सेस हो जाएंगे, आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेंगे अपनी इस रेंज पर, मतलब 0 to π पर। तो हमारा ये एक दूसरे को कैंसिल करके π/4 -x बाहर आ जाएगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ इसी को ही सॉल्व कर रहे थे। हमें क्या करना था, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और -x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सफाई करने में थोड़ा समय लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन पूछा है, और कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। √1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x dx का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - cos 2x दिखते ही आपको क्या दिख रहा होगा, 1 - cos 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाता है, और 1 + cos 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हम इसके अंदर रखेंगे। तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है √2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर x / cos स्क्वायर x आ गया tan स्क्वायर x। तो हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं √tan स्क्वायर x dx, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है tan x dx का। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod secant x। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, sin x / cos x रखिए dx, sin x का cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin -sin x, जो हमें ऊपर पड़ा हुआ दिख रहा है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमें पूछा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, 1/3x - 4। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, तो इसका क्या आ जाएगा, log mod 3x - 4। और हमें इसका भी करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3x - 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसे डिवाइड करेंगे यानी 1/3 आ जाएगा। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट लगाएंगे, क्या वहां से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक है, 1 रखिए तो ये आ जाएगा 1/3 log
मोड 1 रखेंगे तो 3 माइनस 4 यानी -1 आएगा, -1/3 लोग मोड 0 रखेंगे तो -4 आएगा। 1/3 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया लोग -1 माइनस लोग -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोग 1/4। ठीक है, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1 लिख सकते हैं, और ये -1 आगे आ जाएगा, सो -1/3 लोग 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अब ये हमें साफ साफ दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻³ इंटू 1/e⁻y लिख सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं हमारे, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हमारा ये हो जाएगा। dy/dx हमारा किसके बराबर है, e⁻³ अपॉन e⁻y। इसको इधर ले जाइए और इसको इधर, तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू e⁻³ इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻y का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dy, तो e⁻y एज इट इज। ठीक है, और e⁻3x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3e इज इक्वल्स टू e⁻3x प्लस 3c। अगेन ये कांस्टेंट ही होगा, तो हम इसको c से लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर एक तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। बड़ा कौन सा है, थर्ड ऑर्डर वाला। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब जो ऑर्डर आया, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है, उसकी जो पावर है वो हमारी क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है। तो ये इसकी पावर 2 हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एन अंट इज ऑब्जर्व्ड crawling on a sheet of paper along a straight line given by equation y is equals to 2x minus 4. ठीक है, area of the surface covered by the ant bounded by y-axis, x-axis and x is equals to 1. कितना एरिया कवर कर रहा है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लाइन कहाँ बन रही है हमारी। प्लॉट करेंगे तो अगर मैं x को 0 रखूँ, x अगर मैंने 0 रखा तो y आ गया मेरा -4, और y को अगर मैंने 0 रखा तो x आ गया मेरा 2। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स आ गए 0 पर -4 1 2 3 4 एंड 2, 0 1 2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन आ गई। देन हमें पूछा है एरिया ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द एंड बाउंडेड बाय y एक्सिस यानी ये, x एक्सिस यानी ये, एंड x इज इक्वल्स टू 1 यानी ये, x इज इक्वल्स टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो ये कितना एरिया इसने कवर किया यहां पर, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये 0 है, ये 1 0 है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से का होगा, 0 से 1 होगा। स्ट्रिप्स हमने कैसे कट की हैं, इसमें स्ट्रिप्स हम ऐसे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो dx हो गया स्मॉल लेंथ, यहाँ पर क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 2x - 4, क्योंकि यही है ना हमारी बाउंड्री जो है 2x - 4। ठीक है, अब जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, तो 2x - 4 का इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4
क्या हो जाएगा 4x, और लिमिट्स रखनी है हमें 0 to 1। 1 रखेंगे तो आ गया 1 माइनस 4, 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 3। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई 3, तो हमारा एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर से आ गया, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 24, n। तो ये हमारा कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 24, n। इसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया है p, और p का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है, मतलब कि हमें ये दे दिया है कितना 25 है इसकी लेंथ। तो हमें निकालना है n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये 25 है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 24, n है, इसका मतलब क्या है कि हम x एक्सिस पर 24 चले हैं और y एक्सिस पर n चले हैं। तो ये क्या बन गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या बनेगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर किसके बराबर, n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास 49 इंटू ए माइनस बी 1 हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 7 आ जाएगी, यानी d हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा मतलब ज्योमेट्रिकली ना देखना चाहें तो आपके पास फॉर्मूला होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 24 आई कैप हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर हम 24 चल रहे हैं, एंड एन जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 25 दिया है, इसका मतलब 24 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट हमें क्या दे दिया है 25 दे दिया है, तो हमें n निकालना है। तो वापस से यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आप पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर। हमें कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी हमें दिया है 4x प्लस 3y, देन द मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो हमें पता है, हमें थ्योरम क्या कहती है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही लाई करती है बाउंडेड रीजन की। ठीक है, ओके, तो हम इन्हीं पॉइंट्स पर हमारा जो इन्हीं पॉइंट्स को रख के देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो 0 0 0 40 20 40 60 20 और 60 0। तो वैल्यू रखेंगे, 0 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 40 रखेंगे तो 120 आ जाएगा, 20 40 रखेंगे तो हमारे पास 80 और 120 यानी कि 200 आ जाएगा, 60 20 रखेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, और 60 0 रखेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। हमें पूछा था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी 300, सो बी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, ये आ गया हम प्रोबेबिलिटी पर। क्या पूछा है कि इफ 3 times p of a is equals to p of b is equals to 3/5 and p a probability of occurring a provided b has occurred is 2/3, then probability निकालनी है आपको a यूनियन b की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप कैसे निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, जो कि है हमें दिया है कि 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी हमारे पास 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, हाँ पता है, कितनी है 3/5, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, क्या कहीं से निकाल सकते हैं, हाँ हमें ये पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमें कितनी दी है 2/3। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे पता है कितनी है 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that is 2/3
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी आ गई 2/5। वैल्यूज रख देंगे सारी इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारी 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारी 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है हमारी 2/5। ठीक है, तो ये आ गया 3 + 1 4 - 2 यानी कि 2/5। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है if vectors a and b represent the two strips of a red cross sign placed outside the doctor's clinic। तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्लस का साइन लगा है और ये जो दो लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दो वेक्टर्स। तो ये जो साइन बना है इसके बारे में हमें क्या पता कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके बारे में हमें क्या पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 3 × 2 यानी 6 प्लस 2 × -4 यानी कि -8 प्लस लैम्डा × 5 यानी 5 लैम्डा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास आ गया 6 - 8 यानी -2 + 5 लैम्डा। क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन हमें दिया है कि रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 एंड 3, 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमें क्या पता है कि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, तीनों होने चाहिए, तीनों हैं, हाँ जी हैं। सिमेट्रिक होने के लिए अगर अगर a, b है तो b, a होना चाहिए, यानी 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सारे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिविटी के लिए इफ a, b और b, c है तो a, c होना चाहिए। तो यहाँ पर इफ वाली कंडीशन ही नहीं है तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन बोला है कि रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी बिल्कुल सही बात बोली है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है असर्शन कंसीडर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिनिमाइज z इक्वल्स टू x + 2y। x + 2y को मिनिमाइज करना है हमें, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स 2x + y greater than equals to 3 and x + 2y greater than equals to 6। ये दो कॉन्स्ट्रेंट्स हमें दी हैं। which gives minimum z at infinitely many points। the corner points of the feasible region are 0, 3 and 6, 0। तो यहाँ पर दो चीजें दी हैं। एक तो हमें दिया है कि जो इसका मिनिमम है वो इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर लाई कर रहा है। दूसरा हमें दिया है कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 0, 3 और 6, 0 आएंगे। कैसे पता चलेगा, प्लॉट करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाला जो इक्वेशन है हमारी 2x + y इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसके लिए हम देखते हैं जब मैं x को 0 रखूंगी तो हमारे पास y आ जाएगा 3, जब मैं y को 0 रखूंगी तो हमारे पास x आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं जब मैं x को 0 रखूंगी तो हमारे पास y आ जाएगा 3 एंड जब मैं y को 0 रखूंगी तो x आ जाएगा 6। ठीक है, प्लॉट करते हैं। कोई बेहतर जगह यहीं पे करते हैं। चलो, हमें 0 पर 3, 1,
2 3 और 3/2 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर एक तो हमारी लाइन हो गई ये वाली, ठीक है। देन हमारा है 0,3 यानी ये वाला पॉइंट एंड 6,0 1 2 3 4 5 6 यानी ये वाली लाइन दूसरी हमारी हो गई ये, ठीक है। अब हम इनइक्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर जब मैं 0 0 रखूंगी तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 गलत है, फॉल्स है, तो 0 की तरफ नहीं जाएंगे, हम इसके अपोजिट जाएंगे। इस लाइन के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हाईलाइटर लेते हैं। इस लाइन के लिए हमें इधर जाना होगा, भला ठीक है। और इस लाइन के लिए भी देखते हैं, इस वाली लाइन के लिए कहाँ जाना होगा, ये है x प्लस 2y में जब हम 0 0 रखेंगे तो 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये भी फॉल्स है, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, हमें ओरिजिन के अगेंस्ट जाना है, तो यहाँ भी हमारा ये वाला बनेगा। तो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा आ जाएगा, हमारा फिजिबल रीजन आ जाएगा हमारा फिजिबल रीजन बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ये और ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये कैसा रीजन आ रहा है, हमारा अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, और इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0,3 एंड 6,0, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि मिनिमम कहाँ लाई कर रहा है, क्या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर मिनिमम लाई कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये हम रख के देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है 0,3 एंड 6,0, वैल्यू निकालिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन पॉइंट्स पर। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6, जब हम x की जगह 6 और y की जगह 0 रखेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यानी दोनों पॉइंट्स पर हमारे क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि जो लाइन 0,3 और 6,0 को ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, वो पूरी की पूरी पर हमारी क्या वैल्यू रहेगी, 6 वैल्यू रहेगी, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए उस लाइन सेगमेंट पर, ठीक है। देन हम क्या देखना चाहते हैं कि ये मिनिमम ही है, क्या इससे छोटी वैल्यू इस फिजिबल रीजन में हो सकती है, या इससे छोटी वैल्यू क्या ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो अब हम प्लॉट करेंगे x प्लस 2y 6 इक्वल्स टू 6, तो ये यही वाली लाइन है, मतलब यही वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली जो लाइन थी हमारी, ठीक है। और हम प्लॉट करके चेक करेंगे कि क्या ये 6 से कम वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो लेस देन इज इक्वल्स टू 6 वाला प्लॉट किया, तो लेस देन इज इक्वल्स टू 6 वाला प्लॉट किया तो कौन से वाला रीजन आएगा हमारे पास, ये वाला रीजन आएगा। ये रीजन और ये रीजन दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल ही इंटरसेक्शन एम्प्टी है, राइट। तो हमारी यही जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और हमारे पास इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी मिनिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है। जहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है वो इनफाइनाइटली है, मैनी पॉइंट्स हैं, ओके। तो हमारा असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। रीजन की अगर हम बात करें, इफ 2 कॉर्नर पॉइंट्स प्रोड्यूसेस द सेम मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर सेम मिनिमम वैल्यू आ रही है, देन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट विल गिव द सेम मिनिमम वैल्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही हमारी करेक्ट है, और रीजन हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ये कंप्लीट होता है।